दिल्ली का ऐतिहासिक लाल किला सोमवार 10 नवंबर 2025 की शाम थी। वक्त शायद कोई 7 बजे के आसपास रहा होगा। शहर बिल्कुल अपनी रफ्तार में था। तभी रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के पास एक जोरदार धमाका एक चलती कार में। और ये घटना बस एक खबर बनकर नहीं रह गई, इसने कई कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आज हम इसी वाकये की जो शुरुआती जानकारी हमारे पास है, जो स्रोत हैं, उनके आधार पर बात करेंगे। कोशिश करेंगे समझने की कि हुआ क्या असल में, कितना कितना गहरा असर हुआ इसका, और जांच किस तरफ जा रही है। अब हमारा मकसद बस तथ्यों को सामने रखना है और इस घटना के अलग अलग पहलुओं को देखना है गहराई से। तो पता चला है कि एक हुंडई i20 कार थी। वो ट्रैफिक में धीरे चल रही थी और लाल बत्ती के पास बस रुकी ही थी कि तभी जोरदार विस्फोट हुआ। और ये कोई छोटा मोटा धमाका नहीं था। आवाज काफी दूर तक गई और असर उतना ही भयानक। वो i20 तो खैर पूरी तरह तबाह हो गई, बिल्कुल मलबे में बदल गई। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। आसपास जो दूसरी गाड़ियां खड़ी थी ना, उनमें भी काफी नुकसान हुआ। कुछ में तो आग भी लग गई। सोचिए, शाम का वक्त, वो इलाका कितना भीड़-भाड़ वाला रहता है, क्या माहौल हुआ होगा वहां। और ये नुकसान सिर्फ गाड़ियों तक नहीं रहा। सबसे दुखद तो इंसानी जिंदगी का नुकसान है। जो शुरुआती खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई है इसमें, और 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। उन्हें आसपास के अस्पतालों में ले जाया गया है। हालांकि ये शुरुआती आंकड़े हैं, हो सकता है इनमें बदलाव हो। हाँ, और घटना कितनी गंभीर है इसका अंदाजा आप इसी से लगा लीजिए कि दिल्ली पुलिस ने फौरन एक्शन लिया और केस की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए को सौंप दी गई है। एनआईए को? जी, ये अपने आप में बहुत बड़ा संकेत है। एनआईए आमतौर पर वही मामले देखती हैं जिनका सीधा ताल्लुक राष्ट्रीय सुरक्षा से हो, खासकर जब आतंकी साजिश का शक होता है। अच्छा। तो इतनी जल्दी कुछ ही घंटों में जांच एनआईए को देना, ये साफ बताता है कि अधिकारी इसे सिर्फ एक कार हादसा या कोई सिलेंडर ब्लास्ट जैसा कुछ मानने को तैयार नहीं है। वो हर एंगल से देख रहे हैं इसे, और आतंकी हमला वो वाला एंगल तो सबसे ऊपर है शायद। एनआईए का जांच हाथ में लेना, इसका मतलब ये हुआ कि अब जांच का स्केल, उसका दायरा, रिसोर्सेज सब बढ़ जाएंगे। लोकल पुलिस की जांच से ये कितना अलग होता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एनआईए के पास ना सिर्फ आतंकवाद से जुड़े मामलों की जांच का खास तजुर्बा होता है, बल्कि उनके पास तकनीक, एक देशव्यापी नेटवर्क होता है। वो इंटर स्टेट लिंक्स या कोई अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन हो, उसे खंगालने में ज्यादा सक्षम होते हैं। अच्छा। लोकल पुलिस की अपनी एक सीमा होती है, जबकि एनआईए वो खुफिया एजेंसियों से, दूसरे राज्यों की पुलिस से बेहतर कोऑर्डिनेशन कर सकती है। उनका फोकस सिर्फ क्राइम सीन तक नहीं रहता, वो पूरी साजिश क्या थी, पैसा कहाँ से आया, कोई बड़ा नेटवर्क तो नहीं इसके पीछे, इन सब चीजों में जुट जाते हैं। तो हाँ, एनआईए का आना जांच को बिल्कुल एक अलग लेवल पर ले जाता है। ये वाकई महत्वपूर्ण बात है। और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स की बात आ रही है, उसकी शुरुआती जो फाइंडिंग्स है वो भी धमाके की भयंकरता बता रहे हैं। सुनने में आया है कि धमाका इतना तेज था कि शॉक वेव से ही कई लोगों के कान के पर्दे फट गए। हाँ, कान के पर्दे तो हैं ही, लेकिन जो जानकारी अब तक सामने आई है उसके हिसाब से धमाके से जो प्रेशर वेव बनती है ना, अत्यधिक दबाव, उसने लोगों के अंदरूनी अंगों को भी बहुत नुकसान पहुंचाया है। ओह। खासकर फेफड़े और आंतें, क्योंकि इनमें हवा या गैस होती है, तो ये इस तरह के प्रेशर के लिए बहुत सेंसिटिव होते हैं। इसको मेडिकली ब्लास्ट लंग इंजरी कहते हैं। ये अक्सर बहुत शक्तिशाली विस्फोटों में ही देखने को मिलती है। अच्छा। तो ये डिटेल्स ये इशारा करती हैं कि जो भी विस्फोटक इस्तेमाल हुआ वो काफी ताकतवर था। उसकी प्रकृति क्या थी ये तो जांच का विषय है, लेकिन ये किसी सामान्य कार की आग या छोटे मोटे विस्फोट से तो कहीं ज्यादा गंभीर मामला लग रहा है। तो फिर जांच तो अब कई तरफ चल रही होगी। एक बड़ा सवाल तो यही है कि ये कार किसकी थी, उसका मालिक कौन है, क्या कुछ पता चला? ये जांच का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। एजेंसियां सबसे पहले गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर से मालिक का पता लगाने में जुटी हैं। जो सरकारी डेटाबेस है जैसे वाहन, उससे जानकारी निकाली जा रही होगी। लेकिन ये हमेशा इतना सीधा नहीं होता। कई बार गाड़ी बिकी होती है, रिकॉर्ड अपडेट नहीं होता, या कैश में डील हुई हो, जाली नंबर प्लेट भी हो सकती है। तो जांच करने वाले सिर्फ रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड पे नहीं रुकते, वो गाड़ी का चेसिस नंबर, इंजन नंबर, उससे उसकी पूरी हिस्ट्री खंगालने की कोशिश करते हैं। बाप रे, सिर्फ गाड़ी की पहचान करना ही अपने आप में एक मुश्किल काम हो सकता है। और मान लीजिए अगर मालिक मिल भी गया, तो क्या बस उतना काफी है? नहीं, मालिक का मिलना तो बस एक शुरुआत है।
उसके बाद देखना होता है कि धमाके के वक्त गाड़ी चला कौन रहा था, मालिक खुद था या किसी और को दी थी गाड़ी। फिर उस व्यक्ति का बैकग्राउंड क्या है, कोई संदिग्ध गतिविधि, किसी संगठन से जुड़ाव, ये सब देखा जाता है। गाड़ी पिछले कुछ दिनों में या हफ्तों में कहां गई, इसके लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं। टोल प्लाजा के रिकॉर्ड्स, मोबाइल लोकेशन डेटा का एनालिसिस हो सकता है। ये सब छोटे छोटे टुकड़े मिलकर एक तस्वीर बनाते हैं कि गाड़ी वहां तक पहुंची कैसे और शायद मकसद क्या था। ये तो हुई गाड़ी और उसके इस्तेमाल से जुड़ी बातें। दूसरा बड़ा पहलू वो फोरेंसिक जांच का है। घटनास्थल से सबूत जुटाना कितना मुश्किल होता होगा, खासकर ऐसी भीड़-भाड़ वाली जगह पर धमाके के बाद। बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। एक तो देखिए, धमाका खुद ही बहुत से सबूतों को नष्ट कर देता है या बिखेर देता है। ऊपर से वो एक व्यस्त सड़क है। धमाके के फौरन बाद क्या होता है? बचाव कार्य शुरू होता है, लोग आते जाते हैं। इससे क्राइम सीन के दूषित होने का, मतलब कंटामिनेट होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। हाँ, सही बात है। तो फोरेंसिक टीम का काम होता है कि उस पूरी अफरा तफरी के बीच से विस्फोटक के छोटे छोटे कण, डेटोनेटर के टुकड़े, कोई टाइमर या रिमोट डिवाइस का हिस्सा या गाड़ी के वो पुर्जे जिन पर विस्फोटक के निशान हो सकते हैं, उन्हें बहुत सावधानी से इकट्ठा करें। और ये जो सैंपल इकट्ठे होते हैं, इनसे क्या पता लगाने की कोशिश की जाती है? मुख्य मकसद होता है विस्फोटक की पहचान करना। क्या वो कोई हाई ग्रेड मिलिट्री एक्सप्लोजिव था, जैसे RDX, PTN, या फिर अमोनियम नाइट्रेट जैसा कोई केमिकल था जो आसानी से मिल जाता है और जिसे IED बनाने में इस्तेमाल करते हैं? IED मतलब? IED मतलब इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, जिसे हम देसी बम कह सकते हैं। अच्छा। फिर ये पता लगाना कि विस्फोटक कितना था, उसे ट्रिगर कैसे किया गया, टाइमर से, रिमोट से या कोई और तरीका था। ये सारी जानकारी न सिर्फ धमाके की गंभीरता बताती है, बल्कि बनाने वाले का इरादा क्या था, उसका लेवल क्या था, इस तरफ भी इशारा करती है। फॉरेंसिक लैब्स में इन सैंपल्स का फिर डिटेल्ड केमिकल एनालिसिस होता है। उसमें गैस क्रोमेटोग्राफी, मास स्पेक्ट्रोमेट्री जैसी तकनीकें इस्तेमाल होती हैं। लेकिन इसमें वक्त लगता है, नतीजे आने में टाइम लगता है। तो मतलब अभी इस बारे में कोई जानकारी बाहर नहीं आई है? नहीं, अभी तक तो नहीं, और ये सामान्य भी है। जांच की गोपनीयता बनाए रखने के लिए